चलिए, लास्ट क्लास में आपको बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उस क्वांटाइजेशन मतलब होता है हमारे पास फिक्स्ड, जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे स्लोप हमारे पास कंटिन्यूअस है और दूसरा यहाँ पे बॉल रखा हुआ, तो ये बॉल जब गिरेगा ये हमारे पास कंटिन्यूअसली फॉल करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये बॉल जब हमारे पास फॉल करेगा तो ये सबसे पहले इस लेवल पे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो एक पोजीशन हमारे पास रिपीट करेगा और एक लेवल तक रहेगा। और यहाँ पे वो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे वो कंटिन्यूअस है। तो पहले जो एनर्जी माना जाता था वो कंटिन्यूअस माना जाता था। प्लैंक्स ने क्या बोला कि एनर्जी जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और डिसकंटिन्यूअस होगा तो यहाँ से एक क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। फिर से याद रखना, क्वांटाइजेशन बहुत जगह यूज होगा। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होगा? फिक्स्ड। अब क्वांटाइजेशन हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से उसने क्या बोला कि एनर्जी जो होता है वो फिक्स होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। ये अगर याद करो कि हमारे पास ये हमने बोला भी हुआ था, मैक्सवेल के हिसाब से एनर्जी कंटिन्यूअस होता है। प्लैंक्स ने सबसे पहली बार बोला कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होगा, और डिसकंटिन्यूअस होगा तो जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। अब वहां से फ्रीक्वेंसी से आप क्या लिख सकते हो? प्रोपोर्शनल है, तो अगर यहाँ हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा? एच म्यू। तो ये जो हमारे पास एच म्यू है, यही एच जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक ने दिया था तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। आईआईटी दिल्ली अगर जाओगे तो जब ये सबसे पहली बार प्लैंक ने ही शायद था, प्लैंक्स ने जब पहली बार जब दिया था, प्रपोज किया था क्वांटम मॉडल, तो बहुत बहस हुआ था आइंस्टीन और ऐसो प्लैंक्स के बीच। आइंस्टीन का मानना था कि सारी डिस्कवरी लगभग हो चुकी है, जो नई एच बोल रहा है वो फालतू का बोल रहा है। तो वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में शायद कुछ लेटर का तुम्हारे पास वो जेरोक्स है या ओरिजिनल लेटर है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे जेरोक्स या फिर ऐसे तुम्हें वो कॉपी दिखेगा, उनके बीच जो कंजर्वेशन बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन जो होता था उसका, तो वहां पे देख सकते हो, तो हिस्ट्री भी समझ सकते हो। फिलहाल अभी हमारे पास क्या काम है? प्लैंक्स के हिसाब से ये जो एनर्जी था वो एनर्जी ऑफ वन फोटोन था। ये जो हमारे पास होगा ये फॉर वन फोटोन। फोटोन क्या था? फोटोन या फिर हमारे पास क्वांटा की एनर्जी जो होगा वो स्मॉल पैकेट में एग्जिस्ट करेगा। स्मॉल पैकेट में एग्जिस्ट करेगा तो एक क्वांटा का जितना हमारे पास होगा, एक पैकेट का जो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना उसका एनर्जी होगा। बस ये प्रोपोर्शनल था तो हमने हटाया प्रोपोर्शनलिटी, प्लैंक हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास एक क्वांटा है तो एक एनर्जी, ये जो एनर्जी था, अगर दो क्वांटा होता तो 2 टाइम्स, 3 क्वांटा होता तो 3 टाइम्स। तो ऐसा लिख सकते हैं फॉर एन क्वांटा, कि अगर हमारे पास n क्वांटा होगा तो हमारे पास एनर्जी जो आ जाएगा वो हमारे पास n टाइम्स ऑफ h म्यू। अब याद करो, हमने आपको दिखवाया था कि स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी के टर्म्स में, वेव जब आपको पढ़ा रहा था तो वेलोसिटी पढ़ाया था आपको, और वेलोसिटी में जब हमने बात किया था तो c इज इक्वल्स टू, या फिर हमारे पास v इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लेमडा पढ़ाया था। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेगा तो उसका वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट के। अगर हम यहां से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स पे नहीं लिखना चाहते एनर्जी को, वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास म्यू बराबर जो होगा वो c बाय लेमडा आ जाएगा। तो यहां से अगर हम म्यू को हटाना चाहेंगे या कहीं से भी अगर हटा दो, यहाँ पे वन क्वांटा के फॉर्म में भी हटा सकते हो, यहाँ पे हमारे पास n क्वांटा में भी अगर हटा सकते हो। तो अगर यही एनर्जी लिखना चाहोगे तो ये हमारे पास म्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? c बाय लेमडा। तो ये हमारे पास एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे हमारे पास n टाइम्स ऑफ h, म्यू को रिप्लेस कर सकते हैं c बाय हमारे पास लेमडा। और यहां से हमारे पास जो h का वैल्यू होता है, h का जो वैल्यू होगा, h का वैल्यू होता है वो 6.67 होता है, मगर तुम्हारे मॉड्यूल में 6.6 लिखा हुआ है। तो अगर वो वही चीज है
तो अगर या तो आप 6.6 ले लो इंटू 10⁻⁻34, यहाँ पे आ जाएगा जूल सेकेंड। यूनिट जो होगा वो जूल सेकेंड होता है। तो ये हमारे पास h का वैल्यू है। अब देखो यहाँ से h हमारे पास क्या है, फिक्स। c भी क्या है, फिक्स। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है ना, 3 इंटू 10⁸। यहाँ पे ये h का वैल्यू कौन हमारे पास फिक्स है, c का वैल्यू भी हमारे पास फिक्स है। तो एनर्जी जब निकालना है तो hc का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिक्स। तो बार बार इंडिविजुअली पुट करके सॉल्व करें, उससे बेहतर है कि ये याद रख लो कि h और c का जो प्रोडक्ट होता है वो 2 इंटू 10⁻⁻20 आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा कि जहां पे भी h और c होगा, h का वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और यहाँ पे c का वैल्यू फिर पुट करो। तो उससे बेहतर है कि h और c का प्रोडक्ट याद रख लो 2 इंटू 10⁻⁻20। अगर याद होगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसके क्वेश्चन हम लोग ने किया था क्या, चलिए एक दो क्वेश्चंस करेंगे। पहले इतना कंटिन्यू यहां तक आपने आई थिंक लिख लिया था, फिर यहां से करना जूल सेकेंड। हाँ, वेव में हमारे पास जो वेव हमारे पास जो होता है ना, या फिर जो हमारे पास वेव है उसमें सिग्निफिकेंट है, ये छोटा वैल्यू है मगर वो बहुत ज्यादा हमारे पास वही सिग्निफिकेंट है। कांस्टेंट का वैल्यू वही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। हो गया, लिख ले लिख ले। हो गया, चलिए अब हम लोग लास्ट क्लास से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने पढ़ा। क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो हमने एक तो फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी का वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। जो अभी तक जो पढ़ा वो वहां से आपको क्या क्या याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तभी हमारे पास वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लेस करना, क्योंकि एक वही है जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, बाकी लाइट्स हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करेंगे। जैसे साउंड बोल रहे हैं, साउंड का वेव हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, वो भी साउंड एक वेव है, लाइट भी हमारे पास एक वेव है, मगर दोनों का स्पीड अलग अलग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा बस उसी के लिए वेलोसिटी के लिए स्पीड ऑफ लाइट यूज करना। हर वेव के लिए आप वेलोसिटी नहीं पुट कर देना स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा ये भी याद रखना है कि C इज इक्वल्स टू वही चीज है म्यू इनटू हमारे पास वेवलेंथ। ये आपको बहुत काम का आएगा या फिर कन्वर्जन में काम आएगा। तीसरा जो आप एनर्जी बराबर पढ़े एच सी बाय लेमडा या फिर हमारे पास H म्यू। दूसरा देखो याद करो कि आपको हमने बताया था एक वेव नंबर क्या था, वेव नंबर बताया है ना रे, क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ लिखवाया है, नहीं लिखवाया है, लिखवाए हैं। ऐसा कैसे बोल देते हो, नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेव नंबर तो वेवलेंथ वेव नंबर क्या होता है, हमारे पास वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। देखो यहां से हमारे पास यहां से एक तो हमारे पास यही ठीक था, एक यहां से एक इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं HC 1/λ को हमारे पास क्या हो जाएगा वेव नंबर। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो अभी तक आपने पढ़ा, आगे तो और अभी पढ़ोगे। ये अभी हमारे पास इतना फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला तो लिखो सीधा सिंपली फाइंड आउट द
find out frequency of electromagnetic radiation whose wavelength is 500 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका हमारे पास वेवलेंथ दे दिया हुआ है 500 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ दे दिया हुआ, आपको क्या पूछा हुआ है? फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ? लिखा ही नहीं था। आराम से घर में करना। इतना टाइम दिए थे, अब पूछ रहे थे, अब तुम एक के लिए थोड़ी क्लास से चल रहा है। सबको पूछी उस समय ना, कहा तू सोया रहा था, हमको समझ नहीं आता है का चल रहा है, एक अलग ही कोड। कट जा भाई, जल्दी कर। क्या था हमने क्वेश्चंस लिखा? फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन, या वेव लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज 500 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हमारे पास यहाँ से फार्मूला अगर यूज करेंगे तो हमारे पास फार्मूला कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से उसकी वेलोसिटी होगी, तो c इज इक्वल्स टू म्यू लेमडा। तो वहां से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे और वहां से हम लोग बनाएंगे। तो अगर हमारे पास यहां से निकालना था फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास क्या था? c इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लेमडा। तो हमें निकालना है म्यू, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? c बाय लेमडा। c हमारे पास क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 500 एंगस्ट्रॉम, 500 एंगस्ट्रॉम मतलब लिखवाए थे अगर याद करो, वेव लेंथ में 10⁻10 मीटर। वन, अगर ये 500 एंगस्ट्रॉम है, अगर ये हमारे पास वेवलेंथ दिया हुआ है ये 500 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसका हो गया 500। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 1 इंटू 10⁻10 मीटर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में ले रहे हो? मीटर में ले रहे हो, तो हमें वेवलेंथ भी किस में लेना पड़ेगा? मीटर में लेना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं 10⁻10 मीटर में। अब यहां से देखो, अब यहां से सीधा सिंपली सॉल्व करना है। यहां से देखो, ये 2 0 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ 8 कर सकते हैं, ये 8 हो जाएगा, -8 ऊपर जाएगा तो +8, ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा? सीधा सिंपली हमारे पास 3 और हमारे पास 5, यही तो बचेगा 3/5। अगर 3/5 बचेगा तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बहुत छोटा नंबर आ गया, कुछ 0 पॉइंट हमारे पास ये 6 आ जाएगा पर सेकेंड। अच्छा, हम यहां से कुछ और देखे थे और हम सोचे कि बड़ा कुछ अलग लिखा गया। चलिए, सी स्पीड ऑफ लाइट, क्या प्रॉब्लम है? लिखो, एक क्वेश्चंस लिखना तो। Calculate the energy of a photon. Calculate the energy of a photon whose wavelength is 4 into 10⁻16 4 into 10⁻16 meter, whose wavelength is 4 into 10⁻16। एक बना ही देते हैं, उसके बाद करना। देखो हमारे पास क्या बोला हुआ है कि हमें क्या निकालना? एनर्जी। हमारे पास गिवन है वेवलेंथ, क्या दिया हुआ है? 4 into 10⁻16 मीटर। एक वेवलेंथ दे दिया हुआ है, हमें क्या पता करना है? इसकी एनर्जी। पहला तो एक चीज काम करना है, थोड़ा सा तो शर्म करो। अरे घर से तो उसका एक तरीका होता है ना बाबू, आराम से बाहर निकलो, बात कर लो।
हमारे पास वेवलेंथ दे दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻16। अच्छा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखवाया है क्या? इस क्वेश्चंस में क्या लगा है, एक बार पढ़ना इसको। अच्छा, फोटॉन्स लिखा हुआ है, फोटॉन्स लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मान लेंगे। अब यहां से देखो, एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, hc बाय लैम्डा। hc का भी हमने बोला कि जो यहां से पुट करोगे h का और c का तो आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻20 आएगा, तो 1.99 को राउंड ऑफ कर लेते हैं 2, तो इसीलिए हमने लिखवाया था hc का वैल्यू होता है 2 इंटू 10⁻⁻20। और यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ, अब ये जो पुट करना वो मीटर में पुट करना, तो हमारे पास ये जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ मीटर में ही दिया हुआ 4 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। अब यहाँ से जो यूनिट आएगा ये हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ जूल बचेगा। अब यहाँ से देखो, ये 4 2 2 जा 4, यहाँ से देखो -16 ऊपर जाएगा तो +16, हमारे पास कितना बचेगा 10⁻4, और यहाँ पे हमारे पास 1/2, इसको 0.5 लिख सकते हैं। अब ये नंबर जनरली लिखेंगे तो 5 रहेगा, 5 इंटू 10⁻, हमारे पास आ जाएगा ये, सॉरी -3 नहीं +3, हमारे पास +3 जूल। अगर हमारे पास किलो जूल में चेंज करना है तो किलो के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो अगर यहाँ 5 इंटू 10⁻3 सॉरी 10⁻3 है और इसको 10⁻3 से डिवाइड कर, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5 किलो जूल, लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। -4 कहाँ से आ जाए, सॉरी 20 था, -16 सॉरी -4। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, -4 था तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, ये नंबर हमारे पास बढ़ते चला गया 5, और यहाँ पे हमारे पास -5 यहाँ पे आ जाएगा 10⁻, ये -8, 5 इंटू 10⁻⁻8 किलो जूल। अब बोल इसका कर ले, h का हमारे पास क्या आ गया जूल सेकंड, उसी चीज को मल्टीप्लाई कर देगा जूल सेकंड होगा। तो हमारे पास यहाँ से जो यहाँ से सॉल्व करेगा, यहाँ से जूल हो गया। अब यहाँ से देखो, ये लेंथ हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, सॉरी जूल सेकंड था और यहाँ पे मीटर सेकंड, ये सेकंड से क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या जूल मीटर। जूल मीटर, नीचे मीटर था, मीटर से कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ, क्लियर। अगर लिखना चाहते हो तो ऊपर आएगा हमारे पास जूल, जूल हमारे पास मीटर, और नीचे आया मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो जूल बचा। उठ करके बैठ देख सकते हो ना, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में हो चुका है ना, क्या चल रहा है। कैलकुलस स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, लिखिए ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन whose wavelength is 2000 angstrom. Find out the frequency and energy of a photon whose wavelength is 2000 angstrom. ए के ऊपर 0 लगा दे, angstrom हो गया। बना सकते हो ये, चलो पता चल गया, बना सकते हो। यहां से हमारे पास क्या था कि एक दे दिया हुआ, वेवलेंथ दे दिया हुआ, हमारे पास वेवलेंथ कितना दे दिया हुआ है 2000 हमारे पास अंगस्ट्रम। आपसे यहां से फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो फ्रीक्वेंसी बराबर c बाय लैम्डा लिख सकते हैं। c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ दे दिया हुआ ये 2000 इंटू अंगस्ट्रम को चेंज करेंगे 10⁻⁻10 में। अब यहां से देखो, ये 3 0 खा जाएंगे इसका,
दो के साथ है ना, तो 3 जीरो खा जाएंगे तो -7, -7 ऊपर चला जाएगा तो +7 और +8 15। हमारे पास 10 टू पावर आ गया 15। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बचेगा हमारे पास ये कितना, 3/2। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू पावर हमारे पास 15। फ्रीक्वेंसी का यूनिट या तो हर्ट्ज लिखो या तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज और क्या था, कुछ तो था, पर सेकेंड। क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन कितने लोगों को याद है? बहुत अच्छे हैं। तो एक साइकिल में हमारे पास कितने साइकिल पास होगा, साइकिल का काउंटिंग तो कोई यूनिट नहीं है, तो कितने, एक सेकंड में देख रहे हो तो 1 बाय हमारे पास टाइम हो गया ना, तो इसलिए टाइम ऊपर चला था, पर सेकंड आ गया। अब यहां से दूसरा, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालना था, दूसरा एनर्जी निकालना था। तो एनर्जी बराबर हमारे पास, अब देखो ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी तुमको अच्छा लगता है या फिर हमारे पास वेवलेंथ तुमको अच्छा लगता है, दोनों से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एनर्जी बराबर एच म्यू भी पढ़े हो और एच सी बाय लेमडा भी पढ़े हो, तो तुमको जो अच्छा लगता है। हम यहां से एच सी वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि एच सी का प्रोडक्ट 2 इंटू 10 टू पावर 20 आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी उसी टर्म्स में, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास लिख सकते हैं एच सी का वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -20। वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिखे 2 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर, कोई प्रॉब्लम? अब यहां से देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, -7 ऊपर जाएगा तो +7 हमारे पास, और +7 हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 13 जूल, -13, बार बार छोड़ रहे हैं। अबर कर लोगे, मगर अबर दूसरा थोड़ा सा देंगे ना। अच्छा, आप लोगों को यूनिट, आपको अलग अलग जी यूनिट एंड डायमेंशन में जूल एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट पढ़े हो? तो एसआई यूनिट में एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, सीजीएस में सीजीएस नहीं हुआ? बड़ा पीछे चल रहे हो यार। एनर्जी है बालक, तो वेट और एनर्जी में कुछ तो अंतर होगा ना, अर्ग होता है। आज सुना था, कोई बात नहीं, फिर से सुनोगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो तुम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, एक दो कन्वर्जन बता देते हैं, वो तुम्हें पढ़ना है, कन्वर्जन का पढ़ना है, मतलब वो एनर्जी का यूनिट होता है, वो तुम्हें तो 2-3 जानना है। एक तो जूल से अर्ग में चेंज करने का, एक कैलोरी से जूल चेंज करने का, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारे पास जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है, वो कैसे निकालते हैं या क्या होता है वो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। देखो यहां से हमारे पास सबसे पहला तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेना नोट्स। ये यूनिट एंड डायमेंशन में, जैसे एनर्जी हमने लिखवाया था, याद करो, प्रेशर का हमारे पास अलग अलग यूनिट होता है, पास्कल, एटीएम, टॉर, एमएमएचजी, बार, बहुत अच्छे, याद था। तो उसी तरह हमारे पास एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी हमारे पास, एनर्जी में देखो इतना एनर्जी है कि लिखते हैं और गायब हो जाता है, कोई नहीं, वो फिर से आ जाएगा अगर रीज ना करते तो। अगर हमारे पास एनर्जी है और एनर्जी का हमारे पास यूनिट, ये यूनिट जो होगा वो थोड़ा सा लिख लेना, ये अर्ग, इसको बोलते हैं सीजीएस। सीजीएस समझना आता है? नहीं शुरू हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छे। तो अगर हमारे पास एनर्जी का यूनिट, अगर हम सीजीएस, अगर हमारे पास लेंथ, अगर हमारे पास सेंटीमीटर में, अगर हमारे पास वेट ग्राम में, और टाइम सेकेंड में पुट करेंगे, तो उस केस में जो एनर्जी का यूनिट होता है ना सीजीएस में, उसको बोलते हैं अर्ग। ऐसा यूनिट जो होता है वो हमारे पास होगा, एक अर्ग हो गया, दूसरा हमारे पास जूल, जैसे इंडिकेट करते हैं।
तीसरा हमारे पास कैलोरी। इसमें देखे हुए कैलोरीज, आपने चिप्स के पैकेट में देखा कि कुछ चीज कंज्यूम करते हैं तो इतने कैलोरीज होता, तो कैलोरी कुछ नहीं है, वो एनर्जी है। दूसरा एक चौथा देख लो, इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। अब ये चीज, ये एनर्जी का यूनिट है। आपको थोड़ा सा एक दूसरे का कन्वर्जन बता देता हूं। हमारे पास 1 जूल बराबर 10⁻⁻7 अर्ग होता है। दूसरा 1 जूल बराबर हमारे पास 4.2, उल्टा लिख रहे हैं, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 हमारे पास जूल आएगा। और हमारे पास 101 हमारे पास एटीएम लीटर इज इक्वल्स टू 1 एटीएम लीटर आएगा। 1 एटीएम लीटर, इसका भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी का डायमेंशन आएगा, और एनर्जी का डायमेंशन आएगा तो उसको जूल में जब चेंज करते हैं तो ये 100.1 समथिंग आता है। मगर हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो 100 लेके चलते हैं ताकि हमारे पास वो नियरेस्ट नंबर में आ जाए। तो 101.1 हमारे पास ये आ जाएगा जूल में। और हमारे पास क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और कुछ बच गया? जूल से हमारे पास अर्ग, कैलोरी से हमारे पास जूल, एटीएम लीटर से जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारे पास ये। ठीक है, ठीक है, इतना हमारे पास यूनिट है। अब देखना यहां से समझते हो, ये तो जूल हमारे पास, जैसे जूल है वैसे अर्ग है, वैसे ही हमारे पास कैलोरी है। ये तो नॉर्मल समझ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब यहां समझना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अब देखो यहां से बैटरी का सिंबल पड़े हुए, बड़ा वाला हमारे पास कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहां पे हमारे पास 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे। 1 वोल्ट, वोल्ट तो पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन्स रखा और इस इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो होगा वो 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से हमारे पास कैथोड से एनोड जो अप्रोच करेगा ना, और ये जितना काम करेगा 1 वोल्ट अगर अप्लाई किए, और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हुआ, कैथोड से एनोड के लिए मूव करेगा। मूव करेगा मतलब एनर्जी। तो ये मूव करने में जितना एनर्जी लगेगा वही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि एक हमारे पास क्या है, 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास कैथोड से एनोड को मूव कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट में हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ही होता है? बस ये इतना ही याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ गया। ये भी काइंड ऑफ एनर्जी है कि जब हम पोटेंशियल 1 वोल्ट लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड जाने में हमारे पास जितना टाइम लगेगा या जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा या जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वही हमारे पास कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारे हमारे पास एनर्जी के यूनिट हैं। तो ये वाला थोड़ा सा याद रखना। ये कन्वर्जन अगर याद रखोगे जो फिजिक्स का बनाओ क्वेश्चन या केमिस्ट्री का, जनरली केमिस्ट्री में बहुत कम यूज होता है। केमिस्ट्री में जो यूज होगा वो तुम्हारे पास जूल होगा, कैलोरी यूज होगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होगा। अर्ग जनरली नहीं यूज होता, मगर टर्म्स है, मालूम होना चाहिए। और जेई का स्टूडेंट हो तो और मालूम होना चाहिए। ये कम से कम लिख लो। पानी में कैलोरी, पानी में अगर डिस्टिल वाटर अगर पी रहे हो तो उसमें कुछ नहीं होगा। मिनरल्स देखो, कैलोरी मतलब हम कुछ चीज हम कंज्यूम किए उससे हमें एनर्जी मिलेगा। तो पानी में एनर्जी नहीं होता, वो पानी नेसेसरी होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, पीने से नहीं। हमारे बॉडी में पहले से ऐसा बहुत सारे क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर है, तो उसको हर एक माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ये नहीं कि हमारे पास कि वो पानी से एनर्जी मिलेगा, वो मदद करेगा, वो फ्यूल नहीं है, ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं। उसमें भी बहुत कुछ जाओगे तो बहुत कुछ आगे होता है। हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन होता है,
वो ट्रांसपोर्ट करेगा, उसमें हमारे पास एक मीडियम प्रोवाइड करता है वाटर। फ्लोट तो करेगा ना जी, बहुत कुछ ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में बहुत कुछ होता है, वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, वो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक होता है, उसके लिए तुम्हारे पास एटीपी एडीपी मालूम होना चाहिए। अभी आराम से रहें, पढ़ाया जाएगा। बढ़िया बात है। चलो अब यहां से देखना हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब हमारे पास यहां से एक क्वेश्चन लिखना, तो फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू, find out the relation between two wavelength, find out the relation between two wavelength, two wavelength, two wavelength, two wavelength whose energy are in ratio of, whose energy are in ratio of, या whose energy, रेशियो लिख दिया हो गया, रेशियो लिख दिया हो तो फिर लिख लो 1:4, 1:4, एनर्जी का रेशियो 1:4 है। आपको क्या बोला है, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। दो एनर्जी होगा, मान के चलो कि एक का हमारे पास 1 जूल है, दूसरे का 4 जूल है, या फिर जो भी एनर्जी का यूनिट लेना चाहते हो वो एनर्जी का एक यूनिट ले लो, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, वेवलेंथ के बीच रिलेशन निकालना है। तो देखो क्वेश्चंस में हमारे पास यहां से कैसे बनाएंगे वो समझना। हमारे पास एनर्जी जो है, एनर्जी 1 और एनर्जी 2, ये 1:4, 1:4 लिखा थे, 4:1, 1:4, 1/4 लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां से देखो, यहां पे हमें निकालना है वेवलेंथ के टर्म्स में, तो वेवलेंथ का हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब वेवलेंथ का लिखना पड़ेगा तो एनर्जी बराबर क्या पड़े थे, hc बाय हमारे पास लेमडा, तो ये फर्स्ट एनर्जी के लिए लिख ले, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा 1, h और c तो कांस्टेंट है, वो तो 1 अलग अलग तो नहीं होगा, वो सेम होगा, डिवाइड बाय E2 के लिए भी हमारे पास hc बाय लेमडा 2, ये क्या आ जाएगा 1/4, hc से hc कैंसिल, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा वो लेमडा 2 बाय लेमडा 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1:4। या तो अगर आपको अगर इवन और आपको अगर पूछा हुआ है लेमडा 1 बाय लेमडा 2 ही करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4:2, सही। तो ये आपको करना है, क्लियर। यहाँ आपको हो सकता है कि वेवलेंथ के बीच रिलेशन दिया हो रे, या वेवलेंथ का रेशियो दिया रहे, आपको एनर्जी का करने बोले, बात समझ में आया? तो कर सकते हो, लिख लीजिए। हाँ बोलो। हमारे पास यहाँ पे जूल को जब किलो जूल में चेंज करेंगे, तो किलो जूल को ग्राम से केजी में चेंज करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से, तो वही 1000 को हमने 10⁻³ लिखा हुआ है, और कुछ नहीं। लिख लिए। पावर का फॉर्मूला पढ़े थे 10th में, पावर बराबर क्या था, पावर का यूनिट वाट, बहुत अच्छे। और फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी बाय टाइम था या एनर्जी इनटू टाइम था, एनर्जी इनटू टाइम, हर चीज को उल्टा करने पे लगे रहते हो, एनर्जी बाय टाइम था। अगर पावर याद हो तो पावर बराबर हमारे पास, पावर इज इक्वल्स टू हमारे पास एनर्जी था बाय हमारे पास टाइम था। तो एक क्वेश्चंस लिखिए, जनरली घर में 10 कितने वाट का बल्ब होता है, 9 वाट का। चलो पहले कैलकुलेशन इजी कर लें, 10 वाट का। अ 10 वाट बल्ब, अ 10 वाट बल्ब प्रोड्यूस 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 प्रोड्यूस
600 नैनोमीटर wavelength then find out wavelength then find out number of photon then find out number of photon emitted अगर इमिटेड की जगह अगर ना समझ में आए रिलीज भी लिख सकते हो। इमिटेड नहीं समझ में आता, इमिट मतलब भी निकलना, रिलीज मतलब भी निकलना। इमिटेड और रिलीज जो अच्छा आपको लगे। क्या लिखवा रहा था यार, 10 वाट बल्ब लिखवाए नहीं थे, ये 10 वाट लिखा हुआ है, तो डुबाएगा हमको। 10 watt bulb produce 600 nanometer, नैनोमीटर जब लिखेंगे तो स्मॉल n और स्मॉल m, नैनोमीटर whose wavelength 600 nanometer wavelength, then find out number of photon emitted or released in 1 second, in 1 second। अब देखो यहां से क्वेश्चंस क्या है पहले समझना। जैसे ये अगर हमारे पास बल्ब है, ये बल्ब कुछ वाट का होगा, हर घर में अलग अलग वाट का होता है, तो ये बल्ब हमारे पास कुछ वाट का होगा। ये अगर बल्ब है तो ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो एनर्जी मतलब हमारे पास वो छोटे छोटे पैकेट्स में होगा, वो मतलब क्वांटा या फोटॉन्स के फॉर्म में होगा। अब वो रिलीज करेगा तो 1 सेकेंड में हमसे कितना रिलीज होगा वो पूछा हुआ है और उसका वेवलेंथ दे दिया हुआ है। अब यहां से देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। हमने ये चीज पढ़ा है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। हम ये पता कर लें कि वो 1 सेकेंड में, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है वो हमें कितने देर के लिए, कितने टाइम्स के लिए निकालना है, 1 सेकेंड। तो हम यहां से ये पता कर लेंगे उसका पावर, अगर हमें उसका पावर पता है, उसका टाइम कितने देर तक है, तो टोटल एनर्जी पता चल जाएगा। और एनर्जी जो प्लैंक के हिसाब से होगा वो फोटॉन्स के फॉर्म में होगा। अब जितना भी अगर एक क्वांटा होता है तो एनर्जी इज इक्वल्स लिख सकते थे hc बाय लेमडा, मगर n हो गया तो n टाइम्स ऑफ hc बाय लेमडा लिख सकते हैं, बस यही यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, पावर इज इक्वल्स, पावर कितना दिया हुआ था 10 वाट, हमारे पास एनर्जी नहीं पता, टाइम हमारे पास पता है 1 सेकेंड, जितने देर तक लिए फोटोन निकालना है उतना टाइम चलो। अब यहां से हमारे पास एनर्जी बराबर, एनर्जी इज इक्वल्स टू 10 इंटू हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहां से देखो जूल पर सेकेंड मतलब 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 वाट होता है। तो ये जो एनर्जी आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। अब अगर एनर्जी पता है हमें कि 10 जूल है, तो अगर एनर्जी पता है तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमारे पास, ये n टाइम्स ऑफ, फोटॉन्स तो हमारे पास एक तो नहीं है, बहुत सारे फोटोन होंगे, तो ये n टाइम्स ऑफ हमारे पास hc बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। हमें वेवलेंथ ही तो मालूम है, ये हमारे पास 10 आ गया। नंबर ऑफ फोटोन्स ही तो पता करना है, hc का वैल्यू अभी कुछ देर पहले बताया था 2 × 10⁻20। वेवलेंथ कितना दिया हुआ हमारे पास 600 नैनोमीटर, तो मतलब हमारे पास 6 × नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल्स टू हमारे पास 10। अब यहां से n का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 × ये 10⁻⁹ और ये हमारे पास +1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अरे +1 ऐड करोगे ना, घटेगा ना। अब हमारे पास नीचे कितना बचेगा 10⁻20, ये तो डिवीजन में चला जाएगा ना, तो 20 ऊपर जाएगा तो हमारे पास +20 में अगर घटाएंगे 8 तो हमारे पास कितना बचेगा 12। तो हमारे पास n बराबर आ जाएगा 3 × 10⁻, हमारे पास 12 फोटॉन्स। तो 1 सेकेंड में हमारे पास इतना फोटॉन्स प्रोड्यूस होगा। हाँ 6 नैनोमीटर लिखे थे। अरे वेवलेंथ हमारे पास कितना था, वेवलेंथ दिया हुआ था 6 नैनोमीटर दिया हुआ था, तो वेवलेंथ जब पुट करेंगे मीटर में तो कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁹ मीटर।
तो वही हमने लिखा 6 इंटू 10⁻⁹, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पावर प्लस में है, 10 का पावर क्या है 1 है, ये -9 तो बचेगा कितना 8, ये हमारे पास 2, यहाँ पे क्या बचा 20, ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो -20, ऊपर जाएगा तो +20, तो +20 में अगर हमारे पास 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 12। तो अगर हमारे पास जो लाइट है, क्योंकि जो ये लाइट निकाल देगा विजिबल, और हमने लास्ट क्लास में बताया था विजिबल का रेंज कितना होता है 450 से लेकर 850, या 400 से 500, 400 से 800 नैनोमीटर, तो वो हमारे पास है। तो कोई भी विजिबल लाइट अगर हम उसका फ्रीक्वेंसी अगर मालूम रहेगा, अगर हमें उसका फ्रीक्वेंसी या फिर हमारे पास वेवलेंथ मालूम है, तो वहां से आप पता कर सकते हो कि वो हमारे पास जो बल्ब है वो कितना फोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा। क्या बात समझ में आया? अरे आया ना। अब इसी के बेसिस पे अगर दूसरा क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे? देखते हैं। अब देखो एक इसमें नया जो क्वेश्चन, नेक्स्ट पहले लिख लो उसके बाद हम फिर बताएंगे। 600 नैनोमीटर ये लिखे थे या 6 नैनोमीटर लिखे थे? तो कितना लिखी थे रे? 6 नैनोमीटर लिखे ना, 600 है, कोई ना कर लेना थोड़ा सा वो, हाँ तो वहां पे कर लो, वही सबसे आसान होगा। हमको लगा कि 6 नैनोमीटर लिखवाए हैं, अब उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन कर दिए हैं, वो आएगा वही 600 ही आएगा, वरना विजिबल में फॉल डाउन नहीं करेगा। अरे पहला क्लास है, काहे माथा नीचे कर रहे हो? अभी तो नहीं करवा रहे तो इसका मतलब थोड़ी एक माथा नीचे कर लोगे। सर ऊंचा करके रखो थोड़ा, हम भी तुम्हारा शक्ल देखे, कल देख पाए या ना देख पाए। चलो हो गया, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बल्ब बोलो कितने वाट का लेना चाहोगे? 100 वाट लिख ले। 100 watt, 100 watt bulb have efficiency। अब यहां से समझना, पहले क्वेश्चन समझ लेना उसके बाद है। जैसे कभी कभी रहता है ना कि कुछ बल्ब नया लाते हैं तो ज्यादा ब्राइट होता है, मगर एक टाइम के बाद क्या होता है उसकी ब्राइटनेस डल हो जाती है, वो कम देता है, मतलब उसकी इफिशियंसी क्या हो गई, घट गई। समझ में आया? तो अगर हमारे पास 100 वाट का बल्ब था, उसकी इफिशियंसी 80% हो गई है, तो अब हमारे पास उसका पावर कितना हो गया 80 वाट का। क्या बात समझ में आया? यही चीज का बताना चाह रहे थे। तो 100 watt bulb have efficiency 80%, have efficiency 80%, and it produce 500 nanometer, 500 nanometer wavelength, 500 nanometer wavelength. Then find out number of photon, then find out number of photon produced by this bulb in 10 second, in 10 second। बना सकते हो ना? सेम वही करना है कि पहले तो पावर एक्चुअल पता करेंगे, तो जितना एफिशिएंसी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर पता चल जाएगा, पावर। फिर यहां से पता क्या करेंगे, एनर्जी, टाइम कितना है पर 10 सेकेंड, तो एनर्जी 10 सेकेंड के लिए निकालेंगे। ट्राई कीजिए। बना? तो जब जो चीज नहीं समझ में पूछते काहे नहीं हो?
वाट का, मगर बल्ब की कैपेसिटी 100% नहीं है, उसका कैपेसिटी कितना है 80%। तो हमारे पास पावर, जो एक्चुअल पावर की बात करेंगे, एक्चुअल पावर वो हमारे पास 100, इसका 80% है, 80% को 80/100 लिख सकते हैं। तो बल्ब का पावर अब आ गया 80 वाट। अब 80 वाट आ गया, तो अब हमारे पास जो लाइट, हमारे पास एनर्जी निकालना है, वो कितने सेकंड के लिए निकालना है 10 सेकंड के लिए। तो हमारे पास पावर बराबर आपने पढ़ा है एनर्जी बाय टाइम। तो हमें एनर्जी जो पता करना है वो 10 सेकंड के लिए पता करना है। तो पावर कितना आ गया हमारे पास 80 वाट। 80 वाट एनर्जी नहीं पता, वही पता करना है, और टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के लिए हमारे पास अगर एनर्जी पता चल जाएगा तो फिर हम पता कर लेंगे कितना फोटॉन्स रिलीज करेगा। तो अब यहां से एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगा, एनर्जी ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 800 जूल। अब एनर्जी बराबर, अब ये प्लैंक्स के हिसाब से एनर्जी जो हमने पढ़ा था वो हमें क्या दिया हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ। वेवलेंथ अगर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो hc/λ, मगर ये कितना क्या होता है एक फोटोन का, मगर हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेगा तो n मान लेते हैं कि वो हमारे पास n फोटॉन्स होगा। तो अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास 800। अब यहां से देखो hc का वैल्यू हमने बताया है 2 × 10⁻20, n तो हमारे पास रहेगा, और हमारे पास ये कितना 500 नैनोमीटर था ना, तो ये 500 हमारे पास इंटू 10⁻9 इज इक्वल्स टू हमारे पास 800 कर सकते हैं। अब यहां से अगर हमारे पास n बराबर अगर निकालेंगे तो ये 5 ये ऊपर चला जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 800 इंटू 500 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाय हमारे पास 2 इंटू 10⁻20 ये आ जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है भाई, 2 4 जा, ये हमारे पास 400, ये हमारे पास क्या हो गया ये 20। अब यहां से 20 हो जाएगा, अब यहां से देखो 20 प्लस ऊपर 20, यहां पे हमारे पास -9 तो 11 बचेगा। अब अगर 11 बचेगा, यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे भी 2 0 है, तो 11 और हमारे पास ये कितना हो गया 4, 11 और 4 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये अभी हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, ये 4 और 5 आ गया, इससे 2 0 निकाल लिए, इससे भी 2 10⁻2 10⁻2 4 हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, यहां से हमारे पास 4 इंटू 5 इंटू 10 पहले से 9 था, ये -20 ऊपर जाएगा तो +20, यहां से 2 0 2 0 यहाँ पे, तो ये हमारे पास +4। क्लियर? तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 15। अगर हमारे पास 15 तो यहाँ 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 हमारे पास +15 आ गया यहां से। अब +15 आ जाएगा तो यहां से हमारे पास ये 20 नहीं करेंगे, अरे 2 ये टर्म्स में लिखेंगे, तो अब यहां से एक पावर और बढ़ेगा, तो ये 2 इंटू 10 हमारे पास कितना आ जाएगा 16। 12 कहां से आ रहा था, 2 लोग 12 लेके आए थे तो हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना, गलत एक इंसान कर सकता है, तो थोड़ा सा कर सकता है तो फिर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा ना। और दोनों अलग अलग बैठा है, ऐसा नहीं सेम बेंच पे बैठा हुआ है, कहां पे मिस्टेक किए हो, वहां से नहीं पता चलता ना, फर्स्ट सेकंड कुछ तो बोल रहा, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ख्याल रखें। ये स्लाइड भेजेगी तब लिखेगी, लिख ली, चलो हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बल्ब वाला नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए। दूसरा अब क्या होगा कि आपके पास इससे जो क्वेश्चंस आएगा, एक और क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे एक लाइट होगा, एक लाइट आया, उसको स्प्लिट कर देगा 3 इक्वल पार्ट्स में, और 2 का वेवलेंथ दे देगा, तीसरे का वेवलेंथ गायब कर देगा, या 1 का फ्रीक्वेंसी दे देगा, 2 का फ्रीक्वेंसी दे देगा, 1 का फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा। तो वहां से आपको पता करना है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा। क्लियर? ये लिख लिया, किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम? क्लियर सबका?
कैलकु भाई तुम लोग जो करते हो ना, नीट का स्टूडेंट होता है ना, मान लेते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, जेई के स्टूडेंट हो और तुम लोग को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करना है। यहां पे बस मैंने एक ये 10th का पोर्शन का बस पार्ट यूज किया, बाकी बात कुछ नहीं, वही सेम था। बढ़िया, अब आ गया। अब हम जो क्वेश्चंस बोल रहे थे कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक लाइट आया, किसी सरफेस पे पड़ा और ये स्प्लिट कर गया 3 पार्ट्स में, तो कम से कम ये बोल सकते हैं जितना एनर्जी पहले था, जितना एनर्जी पहले होगा उतना ही एनर्जी बाद में स्प्लिट करने के बाद भी होगा। जैसे अगर 100 रुपया का तुम लेके आए, 100 रुपया था तुम्हारे पास और तुम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, हो सकता है 20, 40, कितना बच गया, 60 हो गया, 40 और बच गया। तो इस पार्ट में डिस्प्ले कर दो, पहले जितना था छुट्टे करने से पहले। अब ये टर्म एंड कंडीशन लगा देना, सर दुकानदार को दिए थे 10 रुपया काट के दिया, छुट्टा दिया, इसलिए ऐसा यहाँ पे नहीं। एक लाइट आएगा, हमारे पास सिंपली क्या आया था कि यहाँ पे हमारे पास भाई स्ट्रेट लाइन, हमारे पास क्या हुआ कि कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जो इस लाइट को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में हमारे पास ब्रेक कर दे रहा है। एक लाइट आया, हटना यार, एक लाइट आया, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सेम ही लाइट को स्प्लिट किया होगा, तो जितना एनर्जी पहले था उतना ही एनर्जी बाद में होगा। तो हमारे पास, और ऐसा क्यों बोल सकते हैं, ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि जितना एनर्जी पहले था उतना ही बाद में होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज ही नहीं हो रहा, बस ये हो रहा है कि स्प्लिट कर जा रहा है, तो जितना पहले एनर्जी था उतना ही बाद में होगा। तो अगर हम इसको एनर्जी E1 कंसीडर कर रहे हैं और इसको हमारे पास E2 और इसको E3 और हमारे पास इसको E4, 2 पार्ट में भी स्प्लिट कर सकते हैं, 4 पार्ट में भी स्प्लिट कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास नॉर्मल सा फॉर्मूला बनाएंगे, उसी के बेसिस पे तुम जनरलाइज करके आगे टर्म्स इंक्लूड कर सकते हो। तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारे पास फाइनल एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग ये बात बोल सकते हैं, और अगर ये बात बोल सकते हैं तो एनर्जी जो पहले था, अब यहां से पहला देखो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में अगर हम बात करना चाहेंगे तो यहां से पहले तो एक टर्म्स लिख रहे हैं हमारे पास, E1 इज इक्वल्स टू E2 प्लस हमारे पास E3 प्लस E4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर वेवलेंथ में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं hc बाय हमारे पास लेमडा, ये हमारे पास लेमडा 1 इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा hc बाय लेमडा 2 प्लस hc बाय हमारे पास लेमडा 3 प्लस hc बाय लेमडा 4। देखो क्या हमारे पास hc दोनों साइड कॉमन है, hc अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाय लेमडा इज इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा 2 प्लस 1 बाय लेमडा 3 प्लस 1 बाय लेमडा। क्या अगर याद हो रेजिस्टेंस आपने निकाला था? हाँ वही वह है, तो उसी को कुछ नया रिलेट, किसी साथ रिलेट कर लो। जब किसी चीज से रिलेट करोगे या फिर अगर समझ में आ जाएगा तो वो चीजें बर्डन नहीं लगेंगे। तो ये हो गया। अब दूसरा, अगर हमारे पास इसी चीज को हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर लिखते हैं तो एनर्जी को हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, h μ1 इज इक्वल्स टू h μ2 प्लस h μ3 प्लस h μ4, एनर्जी E1 के जगह पे। अब यहाँ पे क्या होगा, h हमारे पास क्या, अप्लाइंग कांस्टेंट कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, μ1 इज इक्वल्स टू μ2 प्लस हमारे पास μ3 प्लस μ4। अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था इनिशियल लाइट का या स्प्लिट होने के बाद जो लाइट है आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और आपको पहले का निकालना है या बाद का निकालना है, तो सिंपल एडिशन है। मगर अगर हमारे पास वेवलेंथ का अगर दिया हुआ रहेगा तो रेसिप्रोकल के बेसिस पे करेंगे। क्लियर? इसके बेसिस पे क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा ना, बनाइए, पहले तो लिख लीजिए उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं।
कल आप लोगों का क्लास है ना? नहीं है? कल छुट्टी है? एक, दो, तीन। मेडिकल का शायद क्लास है। ये आदत है क्या है हमको समझ नहीं आता। तू लिखती है और ढक लेती फिर। ना जो करना लिख ली, बस जल्दी लिख। हम मुझे याद है कि 10th 11 12th इवन जब हम लोग मास्टर्स में थे, कैंपस में थे एनआईटी में, तो वहाँ पे भी यही चलता था कि भाई एक चीट करवा दे या फिर ये इसका आंसर बता दे, ट्रीट देंगे। देने के नाम पे साला कोई नहीं देता था। राउरकेला। मगर यही सब चीज है जो याद करता है आदमी बाद में। दे देता तब भी याद करते, नहीं दिया तब भी याद करेंगे, और नहीं दिया तो थोड़ा ज्यादा याद करता है आदमी। कुछ तो लिखे होंगे, फ्रीक्वेंसी। ये इसी की बात कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ बालक। हाय रे हाय, तुरंत माथा नीचे कर लेते हो। एनर्जी कैसे डाउन हो जाता है हमको समझ नहीं आता तुम लोग। अरे वाह वाह वाह, ऐसा तो हुआ नहीं कि हम तो ब्रह्मा जी आए कि एक टीचर जरूरत है प्रकट करते हैं यहाँ पे। तुम ही तो गए थे। वाह वाह। एच, अरे दोनों साइड कॉमन है ना बाबू, एच काट देंगे तो कोई मतलब नहीं। देखो, जिस जिंदगी से तुम बोल रहे हो ना, उस जिंदगी से हम क्रॉस कर चुके हैं ना। ये तो मानते हो ना? वो तुमने स्ट्रगल अपना चूज किया है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको लेना पड़ेगा। चलो लिखो, लिखोगा, देखो क्वेश्चंस। बढ़िया, क्या लिख लिया ये? चलो, अगर ये कर लिया तो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन तो इजीली कर दोगे। अब उसमें भी बोलोगे सर ये 20 को 10 से सब्सट्रैक्ट किया ना तो 5 लेके आ गए थे। ये वाला मत करना, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं। अब यहां से समझना, ये हमारे पास एक लाइट था, लाइट से हमारे पास आया और ये स्प्लिट कर गया दो पार्ट्स में। यहां पे हमारे पास वेवलेंथ था 300 अंगस्ट्रॉम का, ये हमारे पास ब्रेक हुआ 600 अंगस्ट्रॉम में। इसका आपको वेवलेंथ बताना है, क्या होगा निकाल सकते हैं? ऐसा किसी को नहीं लग रहा है 300 आया 600 में चल गया? एनर्जी वेवलेंथ के कैसा, डायरेक्टली है या इनवर्सली? इनवर्सली। तो अगर एन वेवलेंथ हमारे पास बढ़ रहा है तो एनर्जी घट रहा होगा। तो दो पार्ट में टूट रहा है ना एनर्जी। 300 से हमारे पास थोड़ी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो एनर्जी तुम स्प्लिट करने के वजह बढ़ा दियो। दुकानदार मिस्टेक कर सकता है कि 100 रुपया दियो तुमको 150 दे दे। 300 का चीज हुआ, अच्छा 300, हम इसलिए 150 की बात कर रहे हैं, वो 300 की बात कर रहा है। इतना दुकानदार थोड़ी कैपिटल सी है। प्रोसेसर थोड़ा काम लेट से करता है, करे बनाना। हर क्लास में एग्जाम्पल देते हैं, वो रोटी वाला है, ऐसा नहीं ना हाल है। रोटी, जो लास्ट रोटी होती है नहीं खानी चाहिए, सिंपल चलता है टोटका। 600 गया। अरे, और किसी ने कुछ बनाया? सिंपली कैसे 600 पे आ गए? क्वेश्चन बनाओ बनाओ बनाओ।
सठियाया हुआ है। अरे ये एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है, मतलब क्या वेवलेंथ दिया हुआ है किसमें, न्यूरॉन वाले सिस्टम में 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा बालिका, वो भी कुछ समथिंग आएगा, सब कुछ तो ठीक ही की है। इसके बाद अध्याय यार नहीं, यहां से हमारे पास ये क्या हो गया, 1/λ1 इज इक्वल टू 1 बाय हमारे पास λ2 प्लस 1 बाय हमारे पास λ3। अब यहां से 1/λ मतलब 1/300 अंगस्ट्रॉम, अंगस्ट्रॉम कहीं पे नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लगा देंगे। हमारे पास यहां से एक को मान रहे हैं 600, ये हमारे पास 1/λ3। अब यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/λ3 बराबर, ये ऐसा लिख सकते हैं कि 1/300 माइनस 1/600 कर सकते हैं। 600 हमारे पास कॉमन, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जा, हमारे पास 2 टाइम्स ये 2 माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/600। तो हमारे पास λ3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 एंगस्ट्रॉम। अगर ये अब लिख लोगे तो अबर बनाना दूसरा, कुछ ऐसा नंबर जो चलो, ये हमारे पास है 500 नैनोमीटर, ये हमारे पास हो गया 1500 नैनोमीटर, नैनोमीटर। इसका आपको वेवलेंथ बताना है, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा, हाँ नैनोमीटर है। तो देखी क्या कर रही थी, ऐसा पाप ना किया कर। $750 आ रहा है, और किसी का कुछ, हमारी क्लास 5 o'clock तक है। 1500 क्या बोल रहा है, 7 तो सही रहा है, बस नैनोमीटर लगा ले। जब सॉल्व करते तो कम से कम कैलकुलेशन में नहीं करते तो लास्ट में यूनिट लगा लिया करो, ये काम आएगा जब आपको, क्योंकि अभी थ्योरी एग्जाम भी देना है ना आपको, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। 750 नैनोमीटर जरूरत नहीं है, हाँ अलग अलग रहेगा कैलकुलेशन, जैसे रहता है ना कि सब्सट्रैक्ट करोगे, अगर मान के चलोगे 500 ग्राम लिखा हुआ और एक 200 kg लिखा हुआ है तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट नहीं कर दोगे, वही सेम चीज है। हो गया सबका 750 आ गया, पाप लगेगा तुमको, अभी तक कुछ किया नहीं है। यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/λ हमारे पास इज इक्वल टू 1 बाय हमारे पास 500 माइनस 150, 1050 कितना 1500 ठीक तो है, इतना ही लिख सकते हैं। यही हमारे पास एलसीएम यही नंबर आ जाएगा 1500, ये कितने टाइम्स 2 बाय हमारे पास 1500, तो हमारे पास लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 1500/2, तो ये 750 नैनोमीटर। इतना थोड़ा सा गल, ये जो सबसे पहले 6-7 में चलता है, ये सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए आप 6-7 से ही पढ़ते हो ना, और सब में तो नैनोमीटर है ना बालक, हमने ऐसा तो नहीं बोला कि उसके लिए अंगस्ट्रम में निकाल, नैनोमीटर निकलता हुआ अंगस्ट्रम में चेंज कर लेता, बढ़िया बात है। फ्रीक्वेंसी वाला तो अब उसमें भी कर दोगे तांडव तो फिर मुबारक ही है, लिख लिए। अरे घर में करते रहना कैलकुलेशन भी। अब देखो नेक्स्ट समझना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। पहले क्यों मेरे ही साथ क्यों होता है, हाँ नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा ये देखिए, पहला इसमें रुक जाना, मैं कुछ एक चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं उसके बेसिस पे
देखना यहाँ पे जो ये लिखा रहा है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा वो ये हमारे पास आयरन बॉल है। आयरन बॉल हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर पे कैसा दिखता है वो है। तो पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बिना बस ये दो चीज गौर कीजिएगा, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है कि नहीं है। अभी कुछ पूछेंगे भी। एक चीज होता है जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, पहले कर लेना भाई। पहला समझना, ये जब जैसे भी चल रहा था तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा था इसका कलर, सबसे पहले जो कलर कौन सा आया, रेड आया था। ये मत बोलो कि चश्मा से थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, चश्मा वगैरह भी ऑरेंज है, कोई नहीं है। मेरे मान अगर तुम्हें दिख रहा ऑरेंज तो मान लेना रेड है। सबसे शुरू अगर लोहा भी लेते हो, लोहा लेते हो कहीं और नहीं हाथ पे, तो अगर हम लोहा ले और उसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले रेड होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका कलर जो चेंज होगा और लास्ट में आके व्हाइट हो जाएगा। वही जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और व्हाइट कलर जब हो रहा है तो मतलब वो बोल सकते हैं कि उसमें 7 कलर पूरे होंगे। जो 7 कलर होते हैं उसमें सातों के सातों कलर होंगे। यहां से समझना, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है कि ऐसा बॉडी जो हर लाइट हर टाइप का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सके या और इमिट कर सके, एक ऐसा बॉडी जो जितने भी टाइप्स का वेवलेंथ हो या जितने टाइप्स का फ्रीक्वेंसी हो, जितने टाइप्स का एग्जिस्ट करे वो सारे को क्या करे, अब्सॉर्ब कर सके या फिर सारे को इमिट कर सके, वही क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसे समझा रहा हूं। ब्लैक कम से कम 6 क्लास में आपने पढ़ा था कि गर्मियों में हम लोग तो व्हाइट कपड़ा पहनते हैं और सर्दियों में ब्लैक, ये याद है। रीजन वही, ब्लैक क्या करता है, अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब करेगा तो लाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो वो हीट गर्मियों में फील होगा। और गर्मियों में व्हाइट का कपड़ा पहनते हैं कि जितना लाइट होगा वो सारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो कम से कम कपड़ा गर्म नहीं होगा तो ठंडा ठंडा तो नहीं महसूस करता आदमी, कम से कम वो जलेगा नहीं कपड़े वाले से। तो सेम चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन ब्लॉक का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि इसको अगर जैसे जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये अलग अलग कलर जाएगा और अंततः व्हाइट जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास आपने पढ़ा हुआ था ना, आपने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं रेनबो में ऐसा हमारे पास जो कलर होता है विबग्योर होता, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहां से जब यहां पे जा रहे हो एनर्जी हमारे पास क्या होता है ना, एनर्जी हमारे पास डिक्रीज करता है। एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वेवलेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। तो अब जब आपने जब सबसे पहले हीट कर रहे तो सबसे लो एनर्जी कौन था, रेड। रेड हमारे पास आया, धीरे धीरे गर्म होने के बाद ये एक बात व्हाइट चला गया, मतलब सारा लाइट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और जब हमारे पास ठंडा है तब ये कैसा है, ब्लैक है, हर लाइट को क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं विजिबल रेंज में हमारे पास ये जो लोहा का टुकड़ा लोहा है वो हमारे पास एक एग्जांपल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। लो टेम्परेचर पे हर लाइट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे हर लाइट क्या कर, अगर व्हाइट लाइट अगर प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लैक दिख रहा है मतलब वो सारे जितना भी विजिबल लाइट है उस सारे को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब। अगर जब ये व्हाइट दिख रहा था हाई टेम्परेचर पे तो ये सारी लाइट क्या कर रहा है, इमिट। तो एक पार्टिकुलर रेंज में ये जो लोहा का टुकड़ा है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एग्जांपल है। आपने पढ़ा ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल कुछ तो होता है,
वो एक ऐसा हाई ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जिसमें कुछ भी पास करे वो स्केप नहीं कर पाएगा, इवन एनर्जी या लाइट भी। तो उसी जैसा ही ये भी है, बस उसमें सिर्फ ब्लैक बॉडी जो ब्लैक बॉडी होता है, ब्लैक होल में बात करें तो उसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, मगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो हर लाइट जो एब्जॉर्ब करे या हर लाइट इमिट करे उसी को क्या बोलेंगे हमारे पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब दूसरा देखना, इस कर्व को समझना, इस कर्व में समझना, ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ दिया हुआ है, वाई एक्सिस जो है हमारे पास वेवलेंथ है, और यहाँ पे फ्लक्स लिखा हुआ है, या तो फ्लक्स नहीं कर सकते, इंटेंसिटी भी कर सकते थे तुम्हारे मध्य। अभी यहाँ पे इंटेंसिटी समझ में आता है, हाई इंटेंस लो इंटेंस, क्या समझ में आता है? अच्छा, मैंने वेव में आपको इंटेंसिटी नहीं बताया। जैसे गर्मियों में भी लाइट तो दिखता ही है, विजिबल लाइट ही रहेगा, सर्दियों में भी विजिबल होता है, मगर उस सर्दियों में जो उतना ही लाइट रहेगा मगर हमें ठंडा फील होता है, और गर्मियों में अगर उतना ही लाइट रहेगा या उससे कम भी रहेगा तो ज्यादा फील होता है। रीजन है यहाँ पे फोटॉन्स कि एक पार्टिकुलर रीजन पे अगर हम बात करेंगे तो फोटॉन्स हमारे पास जितना फॉल डाउन करेगा वही होता है इंटेंसिटी। अगर ज्यादा फॉल डाउन करेगा तो इंटेंसिटी हाई है, कम फोटॉन अगर फॉल डाउन किया तो इंटेंसिटी कम है। जब हमारे पास एक पार्टिकुलर, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमारे पास एक पार्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा फॉल डाउन करेंगे, ज्यादा आएंगे, तो ज्यादा फोटॉन्स आएगा तो हमारे पास क्या हो गया, ज्यादा एनर्जी आएगा, तो वो ज्यादा एनर्जी हो गया। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वही रहेगा मगर क्या हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में आ रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, लो इंटेंसिटी। तो जब सर्दियों के मौसम होता है तो वो अगर एक पार्टिकुलर जो रीजन में हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन जो फॉल डाउन करते हैं वो हमें कम फॉल डाउन करता है, और कम फॉल डाउन करेगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो जितना ज्यादा फोटोन उतना ज्यादा हमारे पास इंटेंसिटी। तो यहाँ पे उसको उसी तरह इंटेंसिटी कर सकते हो। अब यहाँ से देखो, हमारे पास ये जो रेड है, ये येलो, और हमने ये ब्लू किया, 7 कलर वाला भी कर सकते थे मगर फिलहाल अभी 3 ही। देखो यहां से देखो, अगर हमारे पास यहां से वेवलेंथ, ये रेड का कितना हमारे पास है 700, अगर ना दिख रहा हो तो ये हमारे पास कुछ नहीं है, ये 700 है। ये कम से कम दिख रहा है ब्लू वाला 400, बगल वाले को दिख रहा, चश्मा पहना इसलिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 400 है। तो देखो यहां से वेवलेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। और देखो ये सबका ये पीक पॉइंट है, ये जो पीक पॉइंट है ये हमारे पास पीक पॉइंट क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे सॉरी फिर घटाएंगे वेवलेंथ, वैसे पीक पॉइंट्स हमारे पास क्या हो रहा है, लोअर वेवलेंथ पे आ रहा है। लोअर वेवलेंथ मतलब हायर एनर्जी। रेड कलर हमारे पास लो एनर्जी पे अब्सॉर्ब होगा। हमारे पास जैसे जैसे अगर हाई एनर्जी को शिफ्ट करते जाएंगे तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो ये हमारे पास देखना, ये पीक जो होता है वो हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। और दूसरा ये जो हमारे पास पीक है, ऐसा बोल सकते हैं ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2 और ये टेम्परेचर T3। तो हमारे पास टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, T1 का या T3 का, T1 या T3, या तो एक में तो कोई होगा, तो नाम आ रहे। हमारे पास यहाँ पे हायर एनर्जी का कौन सा है, वायलेट, या फिर हमारे पास ब्लू शेड का बोलते थे। इनको वायलेट, इंडिगो, ब्लू जो होता है वो ब्लू शेड ही बोल देते हैं जनरली। तो अगर ये ब्लू शेड का है तो हमारे पास ये ब्लू जो कलर दिखेगा वो हाई एनर्जी पे दिखेगा। हाई एनर्जी कब अचीव होगा, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, खत्म। रेड लो एनर्जी, लो एनर्जी है तो लो टेम्परेचर पे हमारे पास ऑब्जर्व होगा या हाई टेम्परेचर पे, बस इतना ही काम करना है। तो आपको ये जितना हमारे पास ये पीक बढ़ते जाएगा, ये आपको टेम्परेचर कर्व देके आपको टेम्परेचर का रिलेशन पूछ सकता है। तो ये याद रखना, जितना ज्यादा हमारे पास ये लोअर, जिसका पीक जितना हमारे पास लोअर वेवलेंथ पे आएगा उसकी एनर्जी हमारे पास उतना ज्यादा होगी और वो हाई टेम्परेचर पे अचीव किया जाएगा। तो हमारे पास T3 ज्यादा होगा, T2, देन हमारे पास T1। क्लियर? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी हमने कुछ बोला यार, लिख के बताएं, उसके बाद नाच के बताएंगे, गा के बताएंगे। अरे ऐसा बॉडी जो हर टाइप ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस करे और एब्सॉर्ब करे, वही क्या है हमारे पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
और उसका एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ब्लैक बॉल नहीं बोलेंगे, आयरन बॉल बोलेंगे, या पीस ऑफ आयरन। एक लाइन लिख देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, दोज बॉडी which can emit and absorb all kind of frequency or wavelength are known as black body radiation। वो कर्व बना लेना, टेम्परेचर का रिलेशन लिखना। थैंक यू एवरीवन।